अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मिनी कैड्सन का चैप्टर नंबर 47 है। इसमें हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे, एज वेल एज जो लेप्रोसी के अगेंस्ट यूज़ होती हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। और उसके अलावा जो नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट भी जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, यानी नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरिया हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उन ड्रग्स के अगेंस्ट जो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास माइक्रोबैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, बिकॉज डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स के कंपोनेंट्स को या तो उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती हैं या कुछ ऐसे एंजाइम्स को अफेक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से वो अपना एक्शन जो है वो शो करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे आउटसाइड पे हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके अंदर वाली साइड पे माइकोलिक एसिड, उसके अंदर एर्बिनोग्लाइकन, देन पेप्टिडोग्लाइकन और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो बाय द कर्टसी ऑफ निंजा नर्ड मैंने एक उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो एक्सप्लेन करने का एक डायग्राम थी उसको आज के लेक्चर में कोट किया है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा शुरू में ही कि डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स में फर्स्ट लाइन ड्रग्स के तौर पर एक्ट करती हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। तो इनको हम ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ये अपनी याद रखना है। और अगर ये एक्ट नहीं कर पाती, अगर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिसरप्ट हो जाता है या बैक्टीरिया इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। उनके बारे में हम फर्दर ऑन स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। सो बिफोर डूइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पहले एक दफ़ा इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं वो डिवाइड की गई हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट ड्रग्स में जो यूज़ होती हैं ड्रग्स, अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। अच्छा जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करवाता है। उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में हमारे पास रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाते हैं। और अगर ये ड्रग्स हमारे पास एक्ट ना करे तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, पी अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, इथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन या बेडाक्विलिन। देन हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के अगेंस्ट जो ड्रग यूज़ होती है उसे हम यानी लेप्रोसी कॉज करवाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, तो उसके लिए हम डेप्सोन को यूज़ करते हैं जो कि एक सल्फोन है, और उसके अलावा एस डेप्सोन है जो कि डेप्सोन की डिपोजिटरी फॉर्म है। उसके साथ साथ हम डेप्सोन के साथ हम क्लोफेजिमीन भी यूज़ करते हैं, हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। अब जो हमारे पास नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया आ जाते हैं उनके अगेंस्ट हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन अलॉन्ग विद रिफाब्यूटिन। रिफाब्यूटिन रिफामाइसिन या रिफैम्पिन की क्लास की एक ड्रग है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले हम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करेंगे। अब देखें, हमारे बैक्टीरिया के माइक्रोबैक्टीरिया के सेल के अंदर हमारे पास पाबा होता है, पी एमाइनो नहीं सॉरी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिससे हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट बनता है और उससे हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, यानी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और उसके बाद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये हमारे पास यूज होता है डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस के अंदर। जब डीएनए और आरएनए बन जाता है तो डीएनए से हमारे पास आगे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए के बनने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यही वो एंजाइम है जो कि हमारे पास डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस करवाता है। अब इस एंजाइम को हमारे पास एक ड्रग इनहिबिट करती है जिसे हम कहते हैं रिफेम्पिन ड्रग, ठीक है। रिफेम्पिन इस एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसकी वजह से एमआरएनए नहीं प्रोड्यूस हो पाता और अल्टीमेटली हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हमारे पास एक ड्रग आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारे पास 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करती है जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है एक ड्रग आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड को हमारे पास कैटालिस पेरोक्सिडेज की जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए, और साथ में ये एनएडी को अपने साथ अटैच करवा लेती है। आइसोनियाजिड जब एनएडी के साथ अटैच हो जाती है ये हमारे पास एक एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसको हम कहते हैं इनॉयल रिडक्टेस, जो कि आगे जाके माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है। फिर हमारे पास एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो कि एराबिनोज और ग्लेक्टन को कंबाइन करवा कर एराबिनोग्लेक्टन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, जो कि हमने देखा था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की जो सेल वॉल है उसका एक कंपोनेंट था, ठीक है। तो जब हमारे पास इथाम्ब्यूटोल हम ड्रग यूज करते हैं ये एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती है और एराबिनोग्लेक्टिन की सिंथेसिस को कम कर देती है। इस तरह ये सेल वॉल की कंपोनेंट एक कंपोनेंट को अफेक्ट करती है,
ठीक है। ये हमारे पास 4 ड्रग्स हैं और लास्टली हमारे पास पायराज़ेनामाइड आ जाती है, जो कि फैटी एसिड सिंथेज़ एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करती है और हमारे पास अल्टीमेटली माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करवाती है? डिक्रीज़ करवा देती है, क्योंकि इट इज़ आल्सो अ फैटी एसिड। That was all about the mechanism of action of these drugs. Next हम each and every drug की, जैसे रिफेम्पिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आइसोनियाज़िड की, इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमने पढ़ लिया। हम इनके क्लिनिकल यूजेस, इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी रेजिस्टेंस, इनके फार्माकोकाइनेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में स्टडी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट हम सबसे पहले जिस ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज आइसोनियाज़िड। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ आप सबको बताती जाऊंगी। Let's move on to isoniazid. First of all, the thing to consider is that कि isoniazid जो है ये बैक्टीरियसिडल है, ये माइक्रोबैक्टीरिया की डेथ कॉज करवा देती है। फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो इसकी ओरल अब्जॉर्प्शन होती है, इसका जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है वो एसिटाइलेशन के थ्रू होता है। यानी आपने पढ़ा था कि कुछ ड्रग, हमने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स जो है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म यानी एसिटाइलेशन के थ्रू हम उनको मेटाबोलाइज करते हैं और फिर उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो एसिटाइलेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम बॉडी से बहुत सी ड्रग्स को एक्सक्रीट करते हैं। अब जो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं, जो बहुत जल्दी आइसोनियाज़िड को एसिटाइलेट कर देते हैं, उनके अंदर इसकी हाफ लाइफ कम होगी, ये जल्दी एक्सक्रीट होती जाएगी, यानी 60 to 90 मिनट। जो स्लो एसिटाइलेटर्स हैं उनके अंदर ये इतनी जल्दी एसिटाइलेट नहीं होगी और इसकी एक्सक्रीशन भी उतनी कम होगी, मतलब ज़्यादातर ये बॉडी के अंदर स्टे करेगी। सो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 3 to 4 आवर्स होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया था, इट इज कॉन्जीनर ऑफ पायरिडॉक्सिन, इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, जो कि कंपोनेंट है माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल का। रेजिस्टेंस में दो तरह के रेजिस्टेंस ये शो करती है। एक को हाई लेवल रेजिस्टेंस कहा जाता है, एक को लो लेवल रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो हाई लेवल रेजिस्टेंस है ये कब आती है? जब कैट जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और जो बायो एक्टिवेशन होती है आईएनएच की यानी आइसोनियाज़िड की, वो कम हो जाती है। हमने पढ़ा था कि आइसोनियाज़िड को एक्टिवेट होने के लिए जरूरत होती है कैटालेस पेरोक्सीडेज की, तो कैट जी जीन अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो इसकी बायो एक्टिवेशन जो है वो कम हो जाएगी। लो लेवल रेजिस्टेंस तब आती है जब डिलीशन होती है इन्हा जीन के अंदर, जो कि रिड्यूस कर देता है असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज को। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो इट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द टीबी। और अगर किसी एक पर्सन को टीबी है और कोई हेल्दी पर्सन या जो बंदा जिसको टीबी नहीं है वो 8 घंटे से ज़्यादा एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट रहा है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके लिए हम इसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ करते हैं कि इस बंदे को टीबी हो ना जाए, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट रहा है एक टीबी वाले पर्सन के साथ जिसको टीबी थी, तो हम इसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करनी है। इसके लिए एक निमोनिक मैंने यहाँ लिखा है SHAN, ऐसे ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस होता है ना, तो इट इज लूपस लाइक सिंड्रोम, मतलब ये कॉज करती है। ये हेपेटोटॉक्सिक भी है, ये LFTs को नॉर्मल कर देती है, जॉइंडिस करवा देती है और हेपेटाइटिस कॉज करवा देती है। A फॉर अनीमिया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी जिनके अंदर होती है उनमें ये अनीमिया कॉज करवा देती है। लास्टली ये हमारे पास न्यूरोटॉक्सिक भी है और ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करवाती है। और पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करवाने की वजह इसकी है क्योंकि इट इज स्ट्रक्चरल कॉन्जीनर ऑफ पैरिडॉक्सिन। फिर ड्रग इंटरेक्शन में देखना है कि ये इन 3 ड्रग्स के हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर इन तीनों ड्रग का लेवल क्या है? इंक्रीज कर जाता है, जिसमें कार्बामेज़ेपिन आ जाती है, फिनाइटोइन आ जाती है एंड वॉरफेरिन आ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोनियाज़िड। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिफेम्पिन की तरफ। जो रिफेम्पिन है दिस इज बैक्टीरियसिडल जस्ट लाइक आइसोनियाज़िड। ये डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन है। अब रिफामाइसिन एक ड्रग है जिसके अंदर हमारे पास और भी ड्रग्स आ जाती हैं इसी क्लास के अंदर, जैसे हम रिफाब्यूटिन है, रिफापेंटिन है, रिफामिक्सिन है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रिफामाइसिन की डेरिवेटिव है रिफेम्पिन। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको ओरली इंटेक करते हैं, इसकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है और ये CNS में भी पेनिट्रेट कर जाती है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन एंड इट इज पार्शली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, और ये फीसिस में एलिमिनेट हो जाती है। एज वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज और mRNA के सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देती है। वो RNA पॉलीमरेज जिसको कौन इनकोड कर रहा था? RPO जीन। रेजिस्टेंस ड्यू टू डिक्रीज इन ड्रग सेंसिटिविटी द पॉलीमरेज जो है RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द रिफेम्पिन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिफेम्पिन है उसका एक्शन जो है माइक्रोबैक्टीरिया के ऊपर वो इस काबिल नहीं होता कि बैक्टीरियसिडल एक्शन को शो कर सके। क्लिनिकल यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द टीबी। इस बार 2026 के अंदर जब मैंने अपना 3rd ईयर का ऑस्पी दिया तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्लिनिकल यूजेस ऑफ रिफेम्पिन के बारे में बताएं।
तो ये तमाम चीज़ें आपको चारों के चारों अच्छे से याद करने हैं। वैसे तो ये सारे ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं इनकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं खास तौर पे ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था ऑस्पी के अंदर। फर्स्ट लाइन, इट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द टीबी, इट इज़ यूज इन द लेटेंट टीबी, उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें आइसोनियाजिड इंटॉलरेंस हो जाती है। इट इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद वैंकोमाइसिन अगेंस्ट मर्सा एंड पीआरएसपी, इट इज़ यूज इन मेनिंजोकोकल एंड स्टेफेलोकोकल कैरियर। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एससीक्यू और वाइवा दोनों में पूछी जाती है, लेकिन इस साल चूंकि हमारा सारा जो सिस्टम है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिफेम्पिन की, वो ये है, रेड एंड ऑरेंज स्वेट या यूरिन, यानी हमारी बॉडी की जो सिक्रीशंस है उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। सो द निमोनिक इज राना हैज रेड टिश्यू फॉर फ्लू। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे जो है इसकी टॉक्सिसिटी है। R for skin rash, A for anemia, N for nephritis, H for hepatic dysfunction, red for red या orange sweat और urine, and fluids, flu-like syndrome ये cause करती है। ड्रग इंटरेक्शन को देखें तो ये इंड्यूस करती है लिवर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को, वो एंजाइम्स जो ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन करवा रहे होते हैं और लिवर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये जो रिफेम्पिन है उनको इंड्यूस करवाती है और उनके एलिमिनेशन रेट को क्या करवा देती है, बढ़ा देती है, ताकि वो बॉडी के अंदर कम से कम टाइम के लिए रहें। तो वो ड्रग्स हैं एंटी कन्वल्सेंट, contraceptive steroids, cyclosporin, warfarin, कीटोकोनाजोल एंड टर्बिनाफिन। लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं अदर रिफामाइसिन, जिसमें हमारे पास रिफाब्यूटिन आ जाता है, जो कि हमारे पास माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है एड्स के पेशेंट के अंदर। रिफापेंटिन आ जाता है, जो कि लेटेंट टीबी विद आईएनएच यूज होती है, लेटेंट टीबी में यूज होती है अलॉन्ग विद आइसोनियाजिड। रिफामिक्सिन है जो ट्रेवलर्स डायरिया के लिए यूज होती है। दैट वाज ऑल अबाउट द रिफैम्पिन। तो हम इसको एक दफ़ा लास्ट पे क्विक रिवीजन भी देंगे, सो डोंट वरी, अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो दोबारा क्लियर हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास ईथम्ब्यूटोल। ईथम्ब्यूटोल को आपने इस बात से याद रखना है कि ई फॉर ईथम्ब्यूटोल एंड ई फॉर आई, तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादातर आई पे होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन होती है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन द बॉडी एज वेल एज इन द सीएनएस। अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। रीनल इंपेयरमेंट के केस में आपको डोज को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। इनिबिट करती है एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को, और एरेबिनोग्लाइकन की सिंथेसिस को क्या कर देती है, खत्म कर देती है या डिक्रीज कर देती है, जो कि कंपोनेंट है सेल वॉल का। म्यूटेशंस कब आती हैं, जब ईएमबी जीन के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो ईथम्ब्यूटोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है माइक्रोबैक्टीरिया के अंदर। और ये कब ये होता है, कब ये रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जब ईथम्ब्यूटोल को हम अलोन यूज करते हैं, सिंगल ड्रग के तौर पर यूज करते हैं। क्लिनिकल यूजेस में देखा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, इट इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। ये हमेशा दूसरे ड्रग्स के साथ इन कॉम्बिनेशन में आपने देनी है। जैसे मैंने बताया था, ई फॉर इथम्ब्यूटोल एंड ई फॉर आई। सो जो इसके इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है, आई के ऊपर है। इट कॉजेज डोज डिपेंडेंट विजुअल डिस्टर्बेंस। डोज डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप इसकी ड्रग डोजेज को रिड्यूस कर दोगे तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो कम होने लग जाएंगे। सो ये विजुअल एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है और रेटिनल डैमेज कॉज करवाती है। एक इसका पॉइंट ये भी आ जाता होता है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल है और गाउट कॉज करवा रही है, तो वो हमारे पास ये ड्रग है, बिकॉज इट ऑल्सो कॉजेज हाइपरयूरिसीमिया। तो आपने याद रखना है कि ईथम्ब्यूटोल जो है वो गाउट भी करवाती है या हाइपरयूरिसीमिया करवाती है। सो इट ऑल्सो कॉजेज हेडेक, इट कॉजेज कॉन्फ्यूजन, हाइपरयूरिसीमिया एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। दैट वाज ऑल अबाउट द ईथम्ब्यूटोल। अच्छा, पैरासिनामाइड के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक। ये बैक्टीरियसिडल नहीं है, ये हमारे पास माइक्रोबैक्टीरिया की डेथ नहीं कॉज करवाएगी, लेकिन उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगी, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, उसकी डिवीजन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, ये पेनिट्रेट कर पाती है मोस्ट टिश्यूज में एज वेल एज इन द सीएनएस। इट इज पार्शली मेटाबोलाइज टू पायरोजोनिक एसिड। पायरोजोनिक एसिड एक इंटरमीडिएट है। Pyrazinamide is being converted into pyrazinoic acid, sorry, and then it inhibits the mycolic acid synthesis. ठीक है, तो it is partially metabolized to pyrazinoic acid. पेरेंट मॉलिक्यूलर मेटाबोलाइट जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। हाफ लाइफ इज इंक्रीज इन रीनल एंड हेपेटिक फेलियर। अगर रीनल या हेपेटिक डिसफंक्शन हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर स्टे कर पाएगी हमारी बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ चुके हैं, is being converted into pyrazinoic acid by the enzyme pyrazinamidase, and then it inhibits the mycolic acid synthesis.
उसके बाद आ जाते हैं इसकी रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस है वो दो मैकेनिज्म के थ्रू शो होती है। या तो ड्रग इफ्लेक्स सिस्टम डेवलप हो जाए, जो माइक्रोबैक्टीरिया है, जो ड्रग वो आ रही है वो उसको बार बार माइक्रोबैक्टीरियल सेल के बाहर फेंकता जाए, इफ्लेक्स सिस्टम डेवलप कर ले। या जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाए, वो जीन्स जो उन इंजाइम्स को इनकोड करते हैं जो पायराजिनामाइड की बायोएक्टिवेशन करवाते हैं, ठीक है। यानी कि वो जीन्स जो पायराजिनामाइडेज को प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि पायराजिनामाइड की एक्टिवेशन करा रहा था, उनके अंदर क्या आ जाए, म्यूटेशंस आ जाए। इट इज़ यूज्ड एज अ शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। ये बात क्लियर है। इसकी टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ द ओनली ड्रग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी, दैट इज ऑल्सो अ वाइवा ऑस्पी क्वेश्चन। अच्छा, टॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट के लिए एक निमोनिक है 3 PM 2। सो 3 PM 2 आपने इस तरह याद रखना है कि P से 3 है, नॉन गाउटी, पोलीआर्थ्रेल्जिया, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड पोर्फायरिया। और M से मैक्यूलोपैपुलर रैश एंड मायल्जिया। G से GI इरिटेशन एंड H से hepatic dysfunction. It is the only drug that is contraindicated in the pregnancy. नेक्स्ट हम एक क्विक, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हमने फर्स्ट लाइन ड्रग्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड लाइन ड्रग्स को स्टडी करेंगे, वो ड्रग्स जो हम लोग लेप्रेसी के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हम ड्रग रेजिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और लास्टली हम स्टडी करेंगे नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अभी मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगी ताकि आपको जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाए और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। So this is the Mycobacterium tuberculati cell wall layers. Glycocalyx layer है, mycolic acid है, arabinoglycan है, peptidoglycan है, और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने स्टडी किया था कि रिफेम्पेन इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज को, और हमारे पास एमआरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 30 राइबोसोमल सबयूनिट को इनहिबिट करती है और प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देती है। आइसोनियाजिड जो है एक बायो एक्टिवेशन के बाद इनॉयल रिडक्टेज एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करती है और माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इथेनब्यूटॉल जो है वो एराबिनोसाइड ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से एराबिनोग्लाइकन की सिंथेसिस क्या है, डिक्रीज हो जाती है। पैराजिनामाइड जो है वो फैटी सेल सिंथेज एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करती है और माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास ये ड्रग्स आ जाती हैं, इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स में हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अगेंस्ट ड्रग यूज हो रही हैं। उनमें हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स में रिफेम्पिन आ जाती है, आइसोनियाजिड आ जाती है, पायराजिनामाइड आ जाती है, इथेनब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग्स में हमारे पास अमीकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पियामानोसैलिसाइलिक एसिड, इथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन, बेडाक्विलिन। उसके बाद लेप्रेसी के अगेंस्ट यूज होने वाले ड्रग्स में डेप्सोन आ जाता है, एस्टेप्सोन आ जाता है, क्लोफेजिमिन इन कॉम्बिनेशन विद डेप्सोन। नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरिया के लिए क्रिलिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन विद रिफाब्यूटिन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड बैक्टीरियासिडल है, इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन होती है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसका एसिटाइलेशन के थ्रू होता है। फास्ट एसिटाइलेटर्स में इसकी हाफ लाइफ 60 से 90 मिनट तक होती है, और स्लो एसिटाइलेटर्स में इसकी हाफ लाइफ जो है 3 से 4 आवर्स तक होती है। इट इज स्ट्रक्चरल कॉन्जीनर ऑफ पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 जिसे हम कहते हैं। ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जो माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है। रेजिस्टेंस दो मैकेनिज्म के थ्रू शो होती है। एक हाई लेवल रेजिस्टेंस जो कि कैट जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से शो होती है, जिसकी वजह से इसकी बायो एक्टिवेशन कम हो जाती है, आइसोनियाजिड की बायो एक्टिवेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लो लेवल रेजिस्टेंस, जो कि इन्हा जीन में डिलीशन की वजह से आती है, जिसकी वजह से एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज में रिडक्ट की जो है एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज कम हो जाती है। इट इज फर्स्ट लाइन ड्रग, क्लिनिकल यूजेस के लिए बढ़ता है। इट इज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टीबी एंड इट इज यूज इन लेटेंट टीबी एज प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट अगर 8 घंटे ज्यादा हो तो हम इसको यूज करते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस। Shan is the mnemonic. It causes in toxicity. It causes lupus-like syndrome. It is also hepatotoxic, causes abnormal LFTs, jaundice, and hepatitis. It also causes anemia in people who have glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. It is neurotoxic. It causes peripheral neuritis. ये हमारे पास इन ड्रग्स के लेवल को इंक्रीज करती है, क्योंकि इनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। कार्बामेज़ेपिन, फेनाइटोइन एंड वारफेरिन। Next, we have rifampin. Rifampin is also bactericidal. It is derivative of rifamycin. इसकी भी oral intake करते हैं हम। CNS और अदर टिश्यू में इसकी वेल डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन करती है और लिवर में मेटाबोलाइज होती है और फीसिस में लेमिनेट होती है। ये हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, वो आरएनए पॉलीमरेज जिसको आरपीओ जीन इनकोड करता है। रेजिस्टेंस आती है हमारे पास डिक्रीज इन ड्रग सेंसिटिविटी ऑफ पॉलीमरेज। पॉलीमरेज की ड्रग सेंसिटिविटी अगेंस्ट दिस ड्रग डिक्रीज हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस में इट इज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टीबी,
लेटेंट टीबी में उन पेशेंट्स में यूज होती है जिनके अंदर आईएनएच इंटॉलरेंस होती है. इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद वैंकोमाइसिन अगेंस्ट मर्सा एंड पीआरएसपी. वैंकोमाइसिन, सॉरी, मर्सा मीन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ फॉरिस, एंड पीआरएसपी इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस नमूना, स्ट्रेप्टोकोकस नमूना, sorry. It is used in meningococcal and staphylococcal carrier state. Next, we have the toxicity. It causes skin rash, anemia, nephritis, hepatic dysfunction, red and orange urine and sweat, and the next flu-like syndrome. ड्रग इंटरेक्शंस में हमारे पास इट इंड्यूसेस लिवर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, और इन ड्रग्स के लेवल को क्या कर देती है, इन्हांस कर देती है इनका रेट ऑफ एलिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, एंटी कन्वल्सन ड्रग्स, कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, वारफेरिन, कीटोकोनाजोल एंड टर्बिनाफिन. अदर रिफामाइसिन में हमारे पास रिफाब्यूटिन आ जाती है जो एड्स के अंदर माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है. रिफापेंटिन आ जाती है जो लेटेंट टीबी विद आईएनएच हम लेटेंट टीबी में यूज करते हैं अलॉन्ग विद आइसोनियाजिड. रिफामेक्सिन है जो ट्रेवलर्स डायरिया में हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इथेम्ब्यूटॉल. इथेम्ब्यूटॉल की ऑरल एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी वाइट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सीएनएस में भी ये पेनिट्रेट हो जाती है. इट इज एलिमिनेटेड अनचेंज इन द यूरिन, और रीनल इंपेयरमेंट के केस में आपको डोज को रिड्यूस करना पड़ता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इट इनहिबिट्स एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज और एबिनोग्लाइकन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है. इसकी म्यूटेशन रेजिस्टेंस तब शो करता है कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया अगेंस्ट इथेम्ब्यूटॉल, जब म्यूटेशन आ जाए ईएमबी जीन में, और ये कब होते हैं जब आप इथेम्ब्यूटॉल को अलोन यूज करो. ठीक है. क्लिनिकल यूजेस में इट इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. टॉक्सिसिटी में ये हमारे पास विजुअल एक्टिविटी को कम कर देती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, रेटिनल डैमेज करवाती है, और अदर इफेक्ट्स में यहाँ पर यूरिसीमिया, कन्फ्यूजन, हेडेक एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाती है. लास्टली हमारे पास आ जाती है पैरासिनामाइड. ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक है, द ओनली ड्रग दैट इज बैक्टीरियोस्टेटिक. ओरल अब्जॉर्प्शन है, पेनिट्रेट करती है मोस्ट टिश्यूज को, सीएनएस के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है, पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होती है, और पैरेंट मॉलिक्यूल एज वेल एज द मेटाबोलाइट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. हाफ लाइफ कभी इंक्रीज करती है इसकी, जब रीनल और हेपेटिक फेलियर होता है बंदे के अंदर जो इस ड्रग को यूज कर रहा है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये इनहिबिट करते हैं माइकोलिक एसिड को. रेजिस्टेंस कैसे शो करती है, जब ड्रग इफ्लक्स सिस्टम डेवलप हो जाए माइक्रोबैक्टीरिया के अंदर, या म्यूटेशन उन जीन्स के अंदर आ जाए जो पायरासिनामाइड की बायोएक्टिवेशन कराते हैं, उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन में इफेक्ट आ जाए जो पायरासिनामाइड की बायोएक्टिवेशन करवा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद क्लिनिकल यूजेस में इट इज यूज्ड इन शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. 3P एंड M2 इज नॉन गाउटी पोलियर्साइल्जिया, इसकी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, फोटोसेंसिटिविटी की रिएक्शंस शो करवाती है, एंड पोर्फायरिया कॉज करवा देती है. M2 दो M से बनते हैं, मैक्यूलोपॉपुलर रैश एंड माइल्जिया, जी इरिटेशन करवाती है, हेपेटिक डिसफंक्शन कराती है, एंड लास्टली इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. सो स्टे ट्यून्ड. हमारी कीमोथेरेपी की जो सारी प्लेलिस्ट है वो चल रही है, और आपको कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के सारे लेक्चर्स जो हैं यहाँ इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे, एज वेल एज वन थिंग मोर, हम पास्ट पेपर्स भी इसमें रिवाइज करेंगे लास्ट पर, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको होता रहे कि ये जो टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर. गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी.